कई खास मेहमान हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अजय आलोक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राजीव रंजन जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव हैं। अमित जमई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और साथ ही शिवसेना उद्धव से किशोर तिवारी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला कमेंट अखिलेश प्रताप सिंह, आप ही का। सरकार कह रही है कि विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए, गुमराह करने का काम विपक्ष ने किया, दुष्प्रचार किया। माफी तो सरकार को मांगनी चाहिए। कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो नोटबंदी के बाद का जो परिणाम है वो सब अच्छे रहे। उसने प्रक्रिया पे कहा है कि जो रिजर्व बैंक की नियमावली है उसके अनुरूप ही नोटबंदी प्रक्रिया जो है वो उसको उसने सही ठहराया है। परिणामों पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया नहीं। और अदिति जी, आपको भी याद होगा जब ये काला धन की बात करते करते नोटबंदी ले आए तो इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने नोटबंदी के गुण गिनाए थे, लाभ गिनाए थे। बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के सारे लोग, आज बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर आके क्यों नहीं कहते हैं कि बड़ा अच्छा था? क्योंकि इन्होंने जो नोटबंदी से फायदे गिनाए थे वो पहला गिनाया था कि काला धन खत्म हो जाएगा, दूसरा गिनाया था कि नकली नोट खत्म हो जाएंगे, तीसरा गिनाया था कि आतंकवाद इस प्रक्रिया से खत्म हो जाएगा, और चौथा कहा था कि जो छपे नोट हैं वो अब हम इस प्रक्रिया में के बाद और कम कर देंगे, छपे नोटों के चलन कम कर देंगे। अब पहला था वादा कि काला धन, तो काला धन खत्म हो गया या कम हुआ? वो तो आरबीआई ने भी कहा कि कोई काला धन नहीं आया, जितने नोट थे उतने वापस आ गए। उल्टा काला धन बढ़ गया, स्विस बैंक में 2-3 गुना काला धन जमा हो गया। अभी आरबीआई ने 4-6 महीने पहले कहा है कि 9 लाख करोड़ रुपए की करेंसी नोट प्रचलन में ही नहीं है। ये आरबीआई ने कहा। नकली नोट बढ़ ही गए, रोजाना नए आ रहे हैं। आतंकवाद कहा था कि खत्म हो जाएगा, खासतौर से कश्मीर को लेकर के। कश्मीर में आतंकवाद का भी, चलिए ठीक है, इस पे जवाब लीजिए। ठीक है, आप मंशा पर बात कर रहे हैं। चौथा ये कहा था, चौथा सुन लीजिए, चौथा पॉइंट है जो कि छपे नोट कम चलेंगे प्रचलन में। 17 लाख करोड़ के उस वक्त प्रिंटेड करेंसी थी, आज 31 लाख करोड़ की प्रिंटेड करेंसी है। तो ये जो दावे किए थे कि इस नोटबंदी से ये फायदे होंगे, वो जस्ट सारे रिवर्स हो गए। ठीक है, अजय आलोक जी ये कह रहे हैं कोर्ट का फैसला, देश की सुप्रीम अदालत का फैसला प्रक्रिया को लेकर आया, माफी किसी को मांगनी चाहिए तो केंद्र सरकार को मांगनी चाहिए। इन्होंने दलीलें अभी दी। इन्होंने कहा कि जब नोटबंदी लाई गई तो ये कहा गया काला धन पर रोक लगेगी, आतंक की जो फंडिंग है उस पर ब्रेक लगेगा, करेंसी का जो सर्कुलेशन है उस पर लगाम लगेगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। नजरों का फेर है अदिति जी। 58 एप्लीकेशन दिया इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट से एक शिकायत है कि 2016 8 नवंबर को नोटबंदी हुई, मार्च अप्रैल तक सारे एप्लीकेशन हो गए थे। 6 साल लगे सुप्रीम कोर्ट को इस निर्णय पे आने में। जस्टिस डिलेड इज ऑलवेज जस्टिस डिनाइड। 6 साल तक ये लोग देश में कंफ्यूजन फैलाते रहे कि नोटबंदी खराब थी। 1946 में नोटबंदी हुई, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू सपोर्ट नहीं कर रहे थे। 1978 में मोरारजी देसाई ने नोटबंदी की, कांग्रेस विपक्ष में थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी। और 2016 में फिर नोटबंदी हुई। तीनों बार हमने परिणाम देखा है कि नोटबंदी के बाद कुछ दिन हमेशा डिफिकल्ट होते हैं और उसके बाद इकोनॉमी छलांग लगाती है। क्या यह सही नहीं है कि नोटबंदी के बाद हमारे टैक्स बेसिस में 3 करोड़ की वृद्धि हुई, 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स से जुड़े? क्या यह सही नहीं है कि पूरे विश्व में डिजिटल पेमेंट और डिजिटलाइजेशन के माध्यम में भारत नंबर 1 पे पहुंच गया पूरे विश्व में? क्या यह सही नहीं है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का आकार छोटा हुआ है? मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आज यूपीआई, भीम एक्ट और उसके तहत हो रहे हैं, गूगल पे वगैरह जितने हैं। तो करेंसी कहीं ना कहीं से चलन में आ गई है, एक डेटा कलेक्शन हो रहा है, इनकम टैक्स बेस बढ़ गया है, हमारी एक इंडियन इकोनॉमी नंबर 5 की इकोनॉमी बन गई। ये आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है जो सरकार की नीयत पे शक कर रहे थे। नोटबंदी मुख्य कारण था ब्लैक मनी सॉफ्ट करना, काफी हद तक सफलता मिली। नोटबंदी के अगले साल में पीयूष गोयल ने
जो कॉमर्स मिनिस्टर थे उन्होंने लोकसभा में बताया था कि 1.3 लाख करोड़ की ब्लैक मनी अभी आपने डिजिटल इकोनॉमी का जिक्र किया, आपने जो एक इनिशियल कमेंट में सबका लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं जिसमें इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि कैश जो है वो अब भी किंग है, और किस तरह से सर्कुलेशन जो है 2016 के मुकाबले 83%, 83% ऊपर गया है। ये वो सवाल है जिन पर आज हम बात करेंगे। अजय जी, मैं आगे आपको फ्लो दूंगी। जल्दी से एक कमेंट लेना चाहती हूँ राजीव रंजन जी। भी आपने अजय आलोक जी को सुना, उन्होंने ये कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिहाज से इंडिया का कद बढ़ा। उन्होंने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी आई, पारदर्शिता आई। माफी किसे मांगनी चाहिए? क्योंकि हर पक्ष अपनी अपनी दलील रख रहा है और कोर्ट इन सब के बीच ये कह रहा है जो प्रक्रिया अपनाई गई वो सोची समझी प्रक्रिया थी, जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे फैसले से लाखों लोग बेरोजगार हुए, बड़ी संख्या में उद्यमों ने हाथ खड़े कर दिए, उनके काम बंद हो गए। और अभी अजय आलोक जी ने डिजिटल इकोनॉमी पर जो भी बातें कही, लेकिन आपने स्वयं कहा कि उस रिपोर्ट में क्या है। जिस तरह से आज परिचालन में करेंसीज हैं, इतनी बात तय है कि दो चीजें स्पष्ट हो गई हैं। एक, बड़ी संख्या में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के बड़े करेंसीज कहीं ना कहीं परिचालन में अगर नहीं दिख रहे हैं तो वो उनको कहीं ना कहीं रखा गया है। और अब चाहे गुजरात में जैसा के प्रतिष्ठान के बढ़ते कदम, उसके बाद अजीत डोभाल के सुपुत्र के बढ़ते कदम, नोटबंदी के बाद कुछ औद्योगिक घरानों ने बड़ी छलांग लगाई। कोऑपरेटिव बैंक्स की जो भूमिका महाराष्ट्र समेत कुछ पश्चिमी भारत के राज्यों में रही, एक शेड्यूल्ड बैंक के कई अधिकारियों को उसमें कई तरह के दंड दिए गए, और उसकी वजह बिल्कुल साफ थी कि जो परिचालन में नोट पहले थे उतना ही नोट आरबीआई ने खुद भी स्वीकार किया, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा कि उतने पैसे आ गए। तो इसका मतलब है कि स्याह को सफेद करने का काम काफी तरीके से मंदिरों के दान पात्रों के जरिए, कोऑपरेटिव बैंक्स के जरिए, कुछ शेड्यूल्ड बैंक्स के जरिए कराया गया। और जो सत्ता में होगा निसंदेह उनकी ओर ही वो इशारा भी होगा कि कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में ये सारा खेल पला बढ़ा। अब देखिए, जो पैराडाइज स्कैम के या पनामा स्कैम्स के जो रिपोर्ट्स आए हैं और जिसमें बड़ी संख्या में भारतीयों के नाम आए हैं, इतनी बात है कि हिंदुस्तान से ये पैसा जो परिचालन में नहीं दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इन औद्योगिक घरानों या इस तरह के लोगों के पैसे हिंदुस्तान के बाहर भी गए हैं। अब कुल मिलाकर के जिन लोगों ने कतारों में अपनी जान गंवाई, मैं राजीव जी, आपका जो एग्जैक्टली पॉइंट है, व्हाट इज एग्जैक्टली द पॉइंट? आप ये बोल रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन से रोजगार हिट हुआ, डीमोनेटाइजेशन से आप ये कह रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हुआ? राजीव जी, आपसे पूछ रही हूं। देखिए, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को फायदा हुआ होता तो निसंदेह बेहद खुशी की बात होती। मैंने चंद औद्योगिक घरानों की बात कही जिनको लेकर बराबर ये आरोप लगते रहे। अगर औद्योगिक घरानों को इसका लाभ होता, इंडस्ट्रियल सेक्टर को आज बेहतर परफॉर्म करने के अवसर मिले होते। चलिए, ठीक है।